नमस्कार, स्वागत है आपका A9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। बस थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक पैकेज को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाएगा, जिसका इंफॉर्मेशन वित्त मंत्री की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि दिया जाएगा। तमाम वो डिटेलिंग होगी जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। घोषणा तो कल ही कर दी गई थी, आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन आज डिटेलिंग वित्त मंत्री की तरफ से दी जाएगी। किस तरह से ये 20 लाख करोड़ जो है वो किन सेक्टर्स में किस तरीके से बांटे जाएंगे और इसमें वो राशि भी है जो अभी तक इस्तेमाल हो चुकी है, चाहे वो रिजर्व बैंक की तरफ से हो या प्रधानमंत्री कोरोना काल में प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम श्रमिकों को, कामगारों को, किसानों के लिए जो राशि जारी की गई है वो तमाम राशि भी इस पैकेज में इंक्लूसिव है। एमएसएमई के लिए राहत पैकेज का ऐलान संभव है, ये इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो सबसे ज्यादा मजबूत, हालांकि हर सेक्टर को करना है, लेकिन एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो सके। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो देश की जनता को राहत थी कि अब धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें सुधार आएगी। और थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाली हैं। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, वित्त मंत्री जो है वो पहुंच चुकी हैं, साथ ही साथ उनके अनुराग ठाकुर भी हैं, वित्त राज्य मंत्री। और बस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की डिटेलिंग वित्त मंत्री की तरफ से दी जाएगी। ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ भी ख्याल रखा गया है और मास्क भी लगाए हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि इसके साथ अब हमें जीवन सीखना होगा कोरोना के साथ। चलिए, शुरुआत हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, Minister of State Sri Anurag Thakur ji, secretaries from the ministry, friends from the media. After the announcement of fiscal stimulus package of rupees 20 lakh crore by the Honorable Prime Minister yesterday, the Finance Minister is going to share the details of the package under Mission Atmanirbhar Bharat. First, the Honorable FM and MOS will brief, then we will take some questions from you. Over to Finance Minister. तो वित्त मंत्री बस शुरुआत करने वाली हैं। किस तरीके से किन सेक्टर्स को क्या मिलने वाला है, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की डिटेलिंग। Are you okay? It's better now? Good afternoon. I'm sure all of you will have heard the Honorable Prime Minister speak last night to the nation. He laid out a vision, a comprehensive vision. And that vision was laid out after wide and deep consultation with several sections of our society. And these discussions were held at various levels, with various ministries, and also gradually taken up to the level of the Prime Minister's office, and the Prime Minister himself has been spending considerable time to make sure that the inputs obtained are given due consideration and they form a part of the package that's being given to the country. Essentially, this is to spur growth and
to build a very self-reliant India. And that's where this whole initiative is called as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And the word Atmanirbhar India is the one which you will be hearing me say quite often. I know, coming from South India, a lot of people wondered what it actually meant. So for their benefit, I'll just say what it means in the 4 languages, subject of course to perfectionist corrections. Suya Sarbu Bharadam in Tamil, Suya Adharita in Telugu, Suyam Asarittan in Malayalam, and Swayam Avalambita in Kannada. Subject to correction, it may not be the perfect translation, but something to take it closer to what it means. So Atmanirbhar Bharat is what we are talking about. And you heard the Prime Minister clearly say that this is going to be resting on 5 important pillars. 5 important pillars: the economy, infrastructure, technology-driven systems, demography, and demand. So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production of, in today's language, factors of production. All of us know that we've been hearing it: land, labor, capital, and enterprise. Today, we recast it, say it the same way, but then essentially referring to the very same factors of production, but in this Atmanirbhar Bharat, our focus therefore would be on those factors of production which are land, labor, liquidity, and law. So essentially it addresses issues of ease of doing businesses, ease of doing compliance and regulations being due diligence observed, and so on. And in this, the intention is to build brands. Intention is also to take local brands and build them to a global level. So there is a global value chain integration also as a part of this vision which the Prime Minister has put before us. Certainly when he says Atmanirbhar Bharat, it is not to look inwards and cut India to become an isolationist country. It certainly talks about a confident India which can rest on its strengths and also be able to contribute to the globe, the way in which the Prime Minister rightly pointed out. The production of PPE and masks and also ventilators to an extent has rapidly grown within these 40 days. We have the capability, we have the enterprise to build such capabilities and help the world with it. And therefore India shall continue contributing to the globe. You've also been seeing, I'm moving away from Prime Minister's last night's speech, you've been seeing that the government being led by Prime Minister Modi, even in 2014-19 regime, was a listening, was a sensitive, and also was a responding government. And that is why I list before you the various reform-driven steps which have been successfully taken. It's important for us to recall that now, even as we talk about building a new India, building an India which is going to be Atmanirbhar. If I were to group them into different categories and list out what has been done by this government, even in between 2014 and 19, if you were to talk about the poor, we had the DBT-based reforms, based on which today, as we look at the migrants, look at the poor,
look at the lockdown in their lives and the impact it has made in their lives. The DBT enabled us to directly put money into their accounts, and they didn't even have to go to the bank to collect it. The bank mitras were able to come and deliver the money, and therefore that reform based on Jan Dhan accounts, based on Aadhaar, and based on mobile technology has brought a revolution in this country, which many countries do recall now, and many of them are not able to do it, although India is able to do it. So for the poor, the DBT, the micro-insurance schemes, PM Awas Yojana, Ujjwala Yojana, again something which has made it possible for people to have free cooking gas in the last 3 months. It wouldn't have been possible to reach out to the poor to have their cooking gas given unless the Ujjwala scheme was so successfully implemented. Swachh Bharat Abhiyan and Ayushman Bharat. And therefore for the poor, during the last tenure, the several schemes which benefited were all reform driven. If I were to talk about agriculture in the same spirit, PM Fasal Bima Yojana, PM Kisan Yojana, which again has come off handy, that we were able to front load the money to the Kisan during this lockdown. Otherwise it wouldn't have been possible. Creating new fisheries department, Krishi Sinchai Yojana, were all aimed at bringing reform in agriculture. Similarly, talking of business and also trying to bring in better business environment. PSB cleanups happened, public sector banks cleanup, after a heavy load of phone banking resulting in NPAs. Public sector banks recapitalization, FDI liberalization, ease of doing business reforms, which were taken down to the third level of administration governance, IBC reforms, GST reforms, and today because of the GST reforms you're able to see what impact lockdown is having on small and medium businesses. And finally, reforms in other areas, very quickly to recall. National Highway Authority, the TOT plans, the airport privatizations, power sector reforms, which resulted in India becoming a power surplus country from shortages always. 175 gigawatts of solar targets out of 86 gigawatt has already been achieved out of that number. And cleaning up of the coal mine sector. These are all things which I would want to recall here before we talk about what we are offering in the Atmanirbhar Bharat. This is the foundation. This is the credential with which the Prime Minister has always been on the side of reform, reform for better living in this country, ease of living in this country. नमस्कार। कोविड-19 में देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहां तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयां तक पहुंचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो
और 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं, कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रह ना जाएं, तो उसकी भी छूट 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर आरबीआई के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है, तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसकी विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो, और यही नहीं, हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्व गुरु बना सकें, उस लायक हम बनाएं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं। और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े, इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है। बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों का दिया है। मैं यही कहूंगा, बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो, या आज के संकट के समय भारत में पीपीई और मास्क के निर्माण की बात हो, और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है। और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है, इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं। 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है, और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसकी विस्तार में हम लोग जानकारी दें। तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं। लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा। So I broadly explained about the reform steps which were taken during the previous 14 to 19 tenure of this government. And after the 2019 elections, the July budget was presented. Post that, immediately, in this very hall, we met several times over several fortnights when we had to respond to the call of the hour, the need which was felt by the SMEs and many others. And all this only to underline the fact that you're speaking with a sensitive, a responsive, and a government which believes in consultation. So then after that, the budget of February 2020 was presented, but soon after came Corona. And after the parliament session was concluded, within hours of the announcement of the lockdown, the PM Garib Kalyan package was announced, about which Amos has briefly referred. The numbers are something which are worth recalling here because we are going to have to build on that. 52,606 crores into DBT account of 41 crore bank account holders, the Jan Dhan account holders. 18,000 crore worth grain and pulse transfers happened, in which 48 lakh metric tons of wheat and rice have been distributed, costing 69 crores, to 69 crore account ration card holders. 71,738 metric tons of pulses have been distributed to 6.25 crore card holders. Aside from this, non-card holders have also been distributed grains. And I mentioned a minute ago about the Ujjwala
scheme which help distribution of free cylinders. Divyang and old age pensioners have all been also given assistance. So after the lockdown, within a couple of hours, meaning within a day or two, we came with that announcement of the Garib Kalyan package. With that, there was also a compliance and also due diligence related deadline dates which were postponed so that ease of compliance could come in. Beginning today, I come over to speaking about today. Beginning today, for the next few days, I shall be coming with this entire team before you to put out the details of the vision which PM has put forth yesterday. So PM's vision for a self-reliant India, we will come with the details in various tranches beginning today, and we shall not forget in each of the tranches that we are talking about that we do have a responsibility towards the poor of this country, towards the needy of the country, towards the migrant workers of this country, the Divyang and the aged. So the tranches will of course be for all our convenience, suitably bringing grouped items which have some correlation. Alongside, you also had the Reserve Bank of India coming up with a lot of liquidity infusion, about which the data which will be shared with you all will go into greater detail about the quantum that they came up with, the LTROs and the TLTROs. I'm not getting into it so that you'll get the data, but we are not going into it. We also ensured, the Revenue Secretary is here, we also ensured that 18,000 crores of refunds through a special drive were given for all the income taxpayers. Drawback were also given the payments. So the intention being liquidity should be in the hands of the people. For all those who have up to 5 lakhs of refund dues, we cleared it. 14 lakh taxpayers have benefited because of that. So with that said, today the tranche has about 15 different measures, 6 of which pertain to the micro, small and medium enterprises. कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 ऐसे कदम हम उठाएंगे. 2 relate to the Employees Provident Fund. 2 relate to the NBFCs, Housing Finance Corporations and the MFIs, microfinance institutions. 1 relates to DISCOMs, 1 relates to contractors, 1 relates to real estate, and 3 are tax measures that we have taken. So I'll get into the detail of today's tranche of announcements. I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया, पिछले महीने भी और इस महीने भी। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो। और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए, 500-500 रुपये, 1000 रुपये उनको टोटल डाला गया। इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे, ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने एक सिलेंडर देने की बात हुई थी, जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए। यहाँ तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2,000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी, उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है, आम आदमी की बात है, कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए, घर से बाहर नहीं जाते थे, तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके, उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी 3 महीने आगे बढ़ाया गया, जिससे उसको लाभ मिला है। आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की, उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है, जिससे पूरे देश को लाभ मिला है और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है। केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको किया है। एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ, मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सबका एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के भारत के मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। I just move to the next one, which is about a 20,000 crore subordinate debt proposition which we are bringing. If the earlier one, which was just now explained by the MOS, was for standard MSMEs who, because of lockdown, couldn't move forward because they didn't have money, they didn't have cash coming in. So for buying raw materials or paying the wages, if they had a problem, you had that emergency credit line which we spoke about just a minute ago. Now I come to talking about subordinate debt, through which we want to infuse about 20,000 crores. These are meant for stressed MSMEs. So if you're providing for the standard, you're now providing for the stressed MSMEs. Now the stressed MSMEs do have a problem of equity.
So for them, through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. 2 lakh MSMEs are likely to benefit from this. The functioning of the MSMEs which are NPA or are stressed, all of them will be eligible. For this, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं आर्थिक पैकेज के अनाउंसमेंट के लिए आई थी। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि तमाम सेक्टर्स का जिक्र किया जाएगा, लेकिन जैसा कि पहले ही वित्त मंत्री ने कह दिया कि आज एक सेक्टर की बात की जाएगी और रोज़ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम जानकारियां जो हैं वो प्रेस के माध्यम से दी जाएंगी कि किस तरीके से 20 लाख करोड़ के इस आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल होना है और उसके लिए रिफॉर्म्स जो पहले से 2014 से शुरू किए गए हैं 2019 तक का उन्होंने जिक्र भी किया। हमारे साथ इस वक्त राहुल लाल आर्थिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद है। स्वागत है सर आप लोगों का। राहुल लाल जी, आपसे सबसे पहले, उम्मीद बहुत ज्यादा थी लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा। The next of the MSME linked steps that we are taking, this is the third. There is a fund of fund being created. तो ये जो 6 कदम बताए जा रहे हैं, 15 कदम पहले जिक्र किया था राहुल लाल जी वित्त मंत्री ने, जिसमें से 6 कदम एमएसएमई के लिए उठाए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक लोन या सबऑर्डिनेट डेब्ट प्रोविजन की बात कर लें, ये कितना लगता है कि एमएसएमई के लिए कितना इसे आगे बढ़ाने में, या जो अभी हालात हैं इन सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योगों की बात कर ले तो कितना प्रभावशाली होगा? इससे मदद मिलेगी, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि सरकार जो यहाँ पे सहयोग कर रही है वो सहयोग एक पैकेज में जो बेल आउट पैकेज जैसा सहयोग होता है वैसा सहयोग नहीं है। यहाँ पे एक तरह से ये आपको सरकार गारंटी दे रही है और वो आपको लोन मिल रहा है, यानी सरकार लोन देने में सहयोग कर रही है। तो इसलिए एक होता है पूर्णतः सहयोग जिसके लिए कि बिल्कुल सरकार ही पूरा बजट लेके आती है, एक होता है कि आपको बैंकों के माध्यम से सहयोग दिलाना। तो ये दोनों बिल्कुल 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको बैंक से लोन मिले, चूँकि देखिए बार बार स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि 3 लाख करोड़ का लोन आपको मिलेगा और उसमें 4 साल के लिए वो अवधि होगी और उसमें 1 साल तक आपको भुगतान करने से सुविधा होगी। लेकिन एमएसएमई की जो स्थिति है, मुझे लग रहा है कि अभी वो स्थितियां काफ़ी गंभीर हालत में है। सरकार ने जो मदद किया है वो तो बड़ी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इससे और ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जो 20 लाख करोड़ का जो फुल पहला ही फिगर जो है, उस फिगर को भी अगर हम लोग देखते हैं वहाँ पे, तो देखिए उसमें तीन घटक उसमें पहले से शामिल रहे हैं। उसमें एक तो देखिए जो बार बार आज बताया जा रहा है कि 1,70,000 करोड़ रुपया का फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। The next one is something which all of us have been waiting for a long time, about the definition of MSMEs. I'm sure you heard from several sources. फंड्स ऑफ फंड्स, ये तमाम जो 6 कदम बताए जा रहे हैं राहुल लाल जी, ये यही लग रहा है कि आप सपोर्ट करने के लिए तो एमएसएमई की बात कर रहे हैं। कुछ राहत ज़रूर मिल सकती है कि आपको गारंटी नहीं देनी होगी, लेकिन लोन तो आपको चुकाना ही है। 1 साल के लिए चलिए आपको नहीं देने होंगे जो ईएमआईज हैं या जो कुछ भी है, लेकिन आपके ऊपर भार तो है, गारंटी ही तो सिर्फ सरकार ले रही है। देखिए यही एक बड़ी बात है जो मैं समझाना चाह रहा था कि चूँकि देखिए डिमांड एक तरह से जो 5 पिलर सरकार, कल प्रधानमंत्री भी बार बार बता रहे हैं, हमारे मार्केट में तो अभी कोरोना के कारण और अर्थव्यवस्था का काफ़ी बुरा प्रभाव है, लेकिन पिछले कम से कम 2 सालों से भारतीय बाजार जो है वो डिमांड के भारी कमी से जूझ रहा है।
तो अगर MSME को कहाँ से विश्वास पैदा होगा? MSME अगर वो लोन लेगी तो फिर आखिर सारे प्रोसेस वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें लग रहा है कि चूंकि वो लोन मिल रहा है, एक डर उनके मन में अभी भी बना हुआ रहेगा कि अगर इसमें कहीं से हम फेल हो गए या कहीं से कुछ वैसी स्थितियां आई तो 1 साल तो उनको सहयोग है, लेकिन उसके आगे क्या होगा उनका? इस विश्वास को अभी भी हम देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके डिटेल्स और जब आएंगे तो उसमें और क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि जो दूसरे देशों के जो सरकार ने जो वहाँ पे जो पैकेजेस दिए हैं, जो भारत में पैकेज 10% दिया गया है, दोनों प्रकार के पैकेजेस में अंतर है। यहाँ पे देखिए RBI जो लिक्विडिटी जारी कर रही है, जैसा कि अभी पहले निर्णय ले चुके हैं, हाँ, जो पहले ही RBI की तरफ से लिया गया, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने बोला 1,70,000 करोड़ प्लस RBI के निर्णय से जो लिक्विडिटी आए हैं, प्लस अब जो अलग अलग सेक्टर की घोषणाएं होंगी। हमें यह ध्यान देना होगा कि अभी अनुराग ठाकुर ने यह भी चीज कहा कि काफी लाख करोड़ मार्केट में आए हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं कि बार बार सरकार ने दो बार, RBI ने दो बार रिवर्स रेपो रेट को कम किया है, यानी मार्च में भी कम किया, अप्रैल में भी कम किया। अनुमान यह था RBI को कि 8 लाख 8.5 लाख करोड़ मार्केट में आएगा, वो भी मार्केट में आया नहीं है अभी भी इस समय, क्योंकि बैंकों को भी ये लग रहा है कि अगर हम जनता के बीच में अगर लोन देते हैं तो अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, NPA की समस्या से वो पहले से ही जूझ रहे हैं, इसलिए बैंक कम दर पे भी RBI में ही पैसे को रखे हुए हैं, जबकि उनको नुकसान है। अगर वो लोन देंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। तो ऐसे में वित्त मंत्री को और RBI को अपने बैंकों को भी भरोसा में लेना होगा और इंडस्ट्री को भी भरोसा में लेना होगा, नहीं तो फिर ये खेल रह जाएगा। प्रेम कुमार जी, अभी तक जितना सुना आपने वित्त मंत्री को, अनुराग ठाकुर को, जिस तरीके से पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, हालांकि डिटेलिंग बाद में आएगी, लेकिन जो अभी तक हमने सुना, ऐसा लग रहा है कि जिस आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जा रही है, उसके ओर हम अग्रसर हैं, कदम ठीक से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। शायद डिटेलिंग आ जाए तो क्लियर हो जाए। MSME किस तरीके से फंक्शन करती है, सिर्फ लोन दे देने भर से क्या गारंटी? अनिश्चितता के इस माहौल में क्या आप व्यापार कर पाएंगे? देखिए श्वेता जी, अनिश्चितता इस बात को लेकर के कल 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद से ही है कि ये पैकेज किस तरह से बाइफरकेट होंगे। तो देखिए, मैं अनुराग ठाकुर जी के बयान के हिस्से से एक महत्वपूर्ण बात मैंने जो गौर की, उन्होंने कहा कि जो RBI ने पिछले दिनों कुछ घोषणाएं की हैं और लिक्विडिटी लाई हैं। इससे पहले ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर हुआ कि जो निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा की थी, जो 27 मार्च वाली घोषणा, जिसमें कि 1.7 लाख करोड़ जो दिए गए थे, वो पैकेज, तो अगर ये सारे पैकेज अगर हम मान लें कि ये 20 लाख करोड़ पैकेज का हिस्सा है, तो मैं कहूँगा कि 6 फरवरी को RBI ने जो घोषणा की थी, 6 फरवरी, देखिए याद कीजिए 6 फरवरी, जबकि कोरोना का कोई हवा नहीं थी, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने भी किया। तो 6 फरवरी को अगर उस लिक्विडिटी इंजेक्शन को मान ले तो उस समय 2.8 लाख करोड़ यानी 1.4% ऑफ GDP जो है वो इंजेक्ट की गई थी। तो बताइए 2.8 लाख करोड़ को आज कोरोना पैकेज में शामिल करना क्या ये न्यायपूर्ण लगता है? एक मिनट, अनुराग ठाकुर को सुन लेते हैं। होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर, सूक्ष्म, लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ, 4थी बार MP बन गया, कब से शुरू हो रही, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया ही गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज
दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। I move to the fifth step in the MSMEs. I said total 6 measures are getting announced today. Of the 6, the fifth one is that for government procurement, tenders up to 200 crores और यहाँ जो टर्नओवर है उसे भी बढ़ाया गया है, यानी दर्जा जो है वो एमएसएमई का ही रहेगा टर्नओवर बढ़ जाने के बावजूद। एक तरह से इन्होंने ये किया कि जो माइक्रो के दर्जे में जो नहीं आ रहे थे उन सबों के रेंज को, माइक्रो के, स्मॉल के, सबों के रेंज को इन्होंने बढ़ाया है। देखिए मूल चीज़ क्या है जो मुझे समझ में आ रहा है, इसका लाभ तो होगा लेकिन अभी भी सरकार उस मूल मुद्दे से बच रही है जो मूल सहयोग देना चाहिए। वो एक तरह से आप इस परिभाषाएं बदल रहे हैं, इससे कुछ उनको राहतों में उनकी वृद्धि होगी, क्योंकि जो मान लीजिए कि अभी वो उस कैटेगरी में थे उनका कैटेगरी चेंज होगा तो दूसरे कैटेगरी के लाभ मिलेंगे। लेकिन ये लाभ जो है कि जो अभी जो समस्या है, देखिए अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है हमारे अर्थव्यवस्था के सामने में, तो समस्या गंभीर है। देखिए मैं पुराने सेक्शन के बात बढ़ाऊंगा जो प्रेम साहब कह रहे थे अभी कि जैसे फरवरी में जो आरबीआई ने इंजेक्ट किया या फिर उसके बाद मार्च में किया, अप्रैल में किया, आप इस तरह से जोड़ेंगे तो वो राशि कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ के आसपास हो जाती है। 1,70,000 करोड़ तो हम लोग के सामने में 10 लाख करोड़ तो पहले से ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे घोषणा में जिसको 20 लाख करोड़ देख रहे हैं उसमें रियल में आखिर सरकार का एक्सपेंडिचर होगा कितना, जिसमें सरकार के पैसे खर्च होंगे। क्योंकि जो दूसरे देशों के हम लोग राहत पैकेजेस को देख रहे हैं वो वही राशि आ रही है, इसलिए सरकार को मतलब वो बिल्कुल अलग है, वो हाँ, आपके बजट से अलग है। ये वो राशि सिर्फ हाँ, कोरोना को देखते हुए लागू की गई है, वही जाएगी, वो इकोनॉमी को ग्रोथ देगी। हाँ, जैसे मान लीजिए कि 30 लाख करोड़ रुपया का बजट है, अभी आप आंकड़े हम लोग देख भी रहे थे। जी हाँ, 30,42,250। तो मान लीजिए कि 30-3.5 लाख करोड़ का एक बजट है पहले से बना हुआ है। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, वो डेटा अभी तक वित्त मंत्री की तरफ से नहीं आया है कि जो इस पैकेज में खर्च होंगे वो उसी का हिस्सा है, उसी को रीएलोकेट किया जा रहा है या फिर वो कोई नई राशि। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना। उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं इसमें, यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। लोकल उद्योग, लोकल से वोकल की बात जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रेम जी, यहाँ समझना चाहूंगी, ये लोकल उद्योग, लोकल को ग्लोबल तक बनाना है, तो ये 200 करोड़ से कम के ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, इससे कितना बेनिफिट क्या नजर आता है? लोकल उद्योग, लोकल बातों को जोड़ रहा हूँ। इससे पहले जो एमएसएमई की बात हो रही थी उसमें एक अच्छी बात यह है कि आईटी सेक्टर को भी शामिल किया गया। तो निश्चित रूप से एमएसएमई में जो आज हैं कंपनियां, उनकी संख्या बढ़ेगी। आज देखिए करीब 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं इस देश में, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि केवल 18,000
MSME हैं जिनका कि 10 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है। तो कितना छोटा अमाउंट है, 6.3 करोड़ के सामने 18,000। तो अब है कि सरकार ने इस रेंज को बढ़ाया है, तो जाहिर है कि इस रेंज को बढ़ाने से कुछ और उद्यमी आएंगे, ये आशा करना अभी तुरंत में मुझे नहीं लगता बहुत इस कोरोना संकट के काल में। लेकिन जी, जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है, उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSU उसमें है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। I now move to talking about EPF. You were aware during the Pradhan Mantri. प्रेम जी, कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था कि MSME सेक्टर को इसका फ़ायदा होगा कि इसके रेंज बढ़ जाएंगे, नए नए उद्योगपति इसमें आएंगे, वो छोटे छोटे उद्योग का चूँकि दायरा बढ़ गया है, 100 करोड़ तक आ गया है लिमिट, तो ये फ़ायदा होगा, ये एक जनरल इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होगा। पर प्रश्न ये है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए जो हम कोरोना पैकेज के तौर पर देख रहे हैं, उसमें आप एक बात और देखिए, क्लैरिटी नहीं है। MSME को हम लोन दे रहे हैं, गारंटर बन के सरकार खड़ी है, लेकिन बैंक जो है कितना प्रतिशत ब्याज लेगा, क्या कोरोना काल में ब्याज दर घटाया जाएगा, इस बारे में महत्वपूर्ण घोषणा होनी चाहिए थी। अगर सामान्य दिनों की तरह ही आज भी अगर बैंक ब्याज ले रहा है तो सिर्फ 12 महीने की छूट से इस MSME का भला होने वाला नहीं है। होना ये चाहिए था कि आपको ब्याज दर घटानी चाहिए। ये सरकार का पैसा है, ये देश का पैसा है, जो कोरोना पैकेज है ये मदद का पैसा है, इसमें आपको ब्याज लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। ये मतलब आप गारंटर भी बनिए, आप गारंटर बनिए तो लोग कम से कम आएंगे कि चलिए उन्हें गारंटी की जरूरत नहीं है, सरकार गारंटी ले रही है। और क्योंकि ब्याज अगर आप कम कर देते हैं तो शायद ज्यादा लोग, वो जो हम आत्मविश्वास पैदा करने की बात कर रहे हैं कि उन लोगों में आत्मविश्वास, व्यापारियों में ये बात हो कि चलो ब्याज कम लग रहा है, उन्हें कम लगेगा तो वो अपना उद्योग धंधा शुरू कर सके। यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जी 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 राहुल लाल जी, मैं देखिए लोकल से जो ग्लोबल की बात है, देखिए मुख्य रूप से नहीं, इसमें भी एक कंफ्यूजन है सर, शायद मुझे हो, मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ। लोकल से ग्लोबल करने की बात की जा रही है, लोकल मतलब क्या? अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लोकल प्रोडक्ट जो स्वदेश में बने, या अगर हम बात करें कि फिर राज्यों में आ जाएं तो वहां राज्यों के बने लोकल प्रोडक्ट, तो सभी राज्य चाहेंगे कि उनके यहाँ की इकोनॉमी जो है बढ़े, राज्यों में जो किस तरह से निवेश आए, किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो। तो किस तरीके से, क्या भारत में बने स्वदेशी चीजों की बात की जा रही है, या उन चीजों को भी बूस्ट किया जाएगा जो राज्यों में बन रही हैं, उन लोगों को वैसे लोकल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे मार्केट में? देखिए अभी इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा खुलासा अनुराग ठाकुर जी ने किया। उन्होंने बताया कि एक तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन है कि जब हम लोग निर्यात करते हैं, आज के समय में अगर हमें निर्यात बढ़ाना है तो हमें GVC और तो ग्लोबल वैल्यू चेन को बढ़ाना पड़ता है। संक्षेप में अगर ग्लोबल वैल्यू चेन को समझें तो आज एक पूरा प्रोडक्ट को तैयार करने की स्थिति एक बार सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर को। इसमें एक सुविधा दी गई थी कि EPF जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। The next on EPF again.
को लेकर अगर कहे तो ये इस ऐलान को कैसे देखते हैं? 12% सरकार की तरफ से दिया जाएगा और जो कंपनी की तरफ से दिया जाता था वो भी सरकार की तरफ से, ये तो एक बड़ा ऐलान है। देखिए, ये सारी घोषणाएं जो है कि ये एक तरह से जो मार्च की जो 27 मार्च की जो घोषणा थी उसी का हिस्सा है। ये अभी का नया डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं ये नया नहीं है। जो हम लोग चूंकि अब पूरे 20 लाख करोड़ में उन सारे चीज़ों को जोड़ दिया गया। ये सरकारी कर्मचारी, जो भी कर्मचारी हैं उनको बड़ा सा एक राहत है, लेकिन ये पुराना न्यूज़ ही है, इसमें नई स्थिति नहीं है। मैं थोड़ा सा जीवीसी की तरफ जहाँ पे मैं जा रहा था फर्स्ट खंड में, देखिए ग्लोबल वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट क्या है, संक्षेप में ये है कि आप एक ही प्रोडक्ट फुल नहीं बनाते हैं, आप प्रोडक्ट का कोई हिस्सा विशेष बनाते हैं। मान ली आईफोन है तो उसका कोई हिस्सा चीन बना रहा है, कुछ हिस्सा उसका अमेरिका में बन रहा है, कुछ हिस्सा उसका वियतनाम में बन रहा है। तो आपस में एक वैश्विक तौर पर आप उसके किसी बड़े से हिस्से में आप अपना एक नाम बनाते हैं। तो जब तक आप ग्लोबल वैल्यू चेन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप अपने निर्यात को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से लोकल से ग्लोबल के संदर्भ में यह है कि अलग अलग चीज़ों को, चूंकि बार बार अब प्रधानमंत्री, चूंकि मेक इन इंडिया का हमारा पहला प्रयोग 2014 में घोषित हुआ, लेकिन हाल फिलहाल तक हम लोग देख रहे हैं कि जो तिमाही के विकास दर के जो आंकड़े आ रहे थे उसमें वो निगेटिव आ रहे थे। तो फिर से अब एक तरह से भारतीय उत्पादों को नए ढंग से फिर से जो है कि उसको निर्माण और उसके मैन्युफैक्चरिंग पे बल देने का प्रयास है। तो एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इस तरह की चीज़ें केवल इस तरह के आम घोषणाओं से नहीं होनी है। ग्लोबल वैल्यू चेन में आपको बिल्कुल एक रणनीतिक तरीके से, नए तरीके से जब आप करेंगे तभी उसके परिणाम मिलेंगे। और अभी मैं बताना चाहूँगी बांग्लादेश ने इसका काफ़ी लाभ लिया है। उसके जो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उसने काफ़ी वैश्विक तौर पे पहचान दिलाई है अलग अलग सेक्टर में जीवीसी के माध्यम से। तो उस तरह की चीज़ों पे आना पड़ेगा। जो आपका सवाल था, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं हर जिला का एक जिला का एक चीज़ का चीज़ है, तो एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, इस तरह की योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं। उसको आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसके प्रोत्साहन के लिए सरकार को और ज़्यादा खुल के सामने आना पड़ेगा उसमें। अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जो उनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपया ज़्यादा इनके हाथ में आएगा। The next one is about ईपीएफ को लेकर ही वो जिक्र कर रहे थे, सरकारी के लिए भी और अदर सर्विसेज के लिए भी कह रहे थे, जो 10%, लेकिन ये 3 महीने तक के लिए रहेगा। ये कितना बड़ा राहत है? ये मतलब ऐसी बातें लग रही हैं जो कुछ चीज़ें पहले कह चुकी हैं, कुछ चीज़ें जब अनाउंसमेंट हुई थी फरवरी की, खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, उन्हीं चीज़ों को यहाँ बताया जा रहा है। बस थोड़ी बहुत लोन की गारंटी कह लीजिए, जिसका बात कहा ऑटोमेटिक लोन, कोलैटरल फ्री रहेगा, गारंटर बनेगी सरकार, लेकिन ब्याज दर, जो प्रेम जी कह रहे हैं कि ब्याज दर में तो कटौती की बात की नहीं जा रही है, तो फिर आप कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे बूस्ट करेंगे? प्रेम जी, क्या लगता है कि यहाँ उन बातों की का भी जिक्र होना चाहिए था जो इस वक्त मूल समस्या है? मैं वही कहना चाह रहा था श्वेता जी कि हम कोरोना पैकेज दे रहे हैं एक ऐसी घड़ी में जब देश का सारा कुछ ठप है और अपने मन से, मर्जी से, एहतियात में, जनता के हित में हमने ठप करके रखा है। तो ऐसी स्थिति में जो इसके दुष्परिणाम आर्थिक रूप से हुए हैं, उनको राहत का पैकेज होना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। तो ये तो इकोनॉमिक स्टेप्स हैं जो किसी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अक्सर देश की सरकारें उठाया करती हैं और पहले भी उठाई जाती रही। मैंने कहा 6 फरवरी को जो स्टेप्स उठाए गए थे वो कोरोना के लिए थोड़े थे, वो तो अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए थे। ये भी स्टेप्स अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए। जिन बोल्ड रिफॉर्म्स की बात वित्त मंत्री ने की, जो उज्ज्वला योजना हो, हालांकि गरीब कल्याण योजना की बात की, वो बाद में लिया गया स्टेप, लेकिन उसके पहले स्वच्छ भारत या तमाम जो घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, उन बोल्ड रिफॉर्म्स का जिक्र किया, तो वो तो पहले से चल रहे थे, वो तो इस काल के नहीं है जब हम जिक्र कर रहे हैं इस काल का। तो बार बार वो मटेरियल, वो सामग्री ढूंढ रहे हैं कि आखिर बजट से, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जो बजट पारित हुआ है 30 लाख करोड़ का, उसके अतिरिक्त हमें क्या चीजें नजर आ रही हैं। तो उस बजट के अतिरिक्त चीजें ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है कि आप कुछ ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। हम लोगों को याद होगा कि पिछले साल जब 5 जुलाई को बजट प्रस्तुत हुआ था तो यही वित्त मंत्री थी, इन्होंने 23 अगस्त को भी पैकेज की कई सारी घोषणाएं की थी, 30 अगस्त को भी इम्पोर्टेंट है राहुल जी कि जैसे बजट में हम लोगों ने बोरोइंग्स लेने के लिए या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज
और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार देगी। The next प्रेम जी आप कंटिन्यू कीजिए। आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि ये तमाम बातें तो पहले से कही गई हैं, हम उस राहत पैकेज की बात कर रहे हैं जो इस दौरान, इस ड्यूरेशन में मिलना चाहिए था। दूसरा पहलू जो है, जो इस देश में सबसे पीड़ित वर्ग है, कामगार वर्ग, मजदूर वर्ग, जिनकी नौकरियां छूटी हैं, जो हम लोग सड़क पर जो मजदूर घूम रहे हैं, जिस पर हम रोज चर्चा कर रहे हैं, तो उनको हम क्या देंगे बोल के घोषणा नहीं हो रही है, हमने क्या दिया ये घोषणा हो रही है। निर्मला सीतारमण जी या अनुराग ठाकुर जी याद दिला रहे हैं कि बीते दिनों हमने इतना दिया। अरे अगर वो काफी होता तो आज भी मजदूर पैदल नहीं घिसट रहे होते, वो नाकाफी है, तभी तो इसकी चर्चा हो रही कि क्यों मजदूर चल रहे। दो चैलेंज और आ गए, जो श्रमिक पलायन करके अपने राज्य पहुंच रहे हैं उन्हें वहां काम चाहिए होगा, और जहां से वो पलायन किए हैं वहां कामगार और श्रमिक कहां से मिलेंगे। तो ये जो पीरियड है कि फिर से एमएसएमई खड़ा हो, वहाँ फिर से काम शुरू हो, लोगों को रोजगार हो, तब तक का जो पीरियड आम मजदूरों को बिताना है वो कैसे बिताएगा? उनके लिए राहत की घोषणा नहीं हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी घोषणा ही नहीं हो रही है। हो सकता है एमएसएमई के बार बार जिक्र करें, क्योंकि अब बोला गया है कि सेक्टर्स वाइज जो है डे बाय डे बताया जाएगा। अनुराग ठाकुर स्कीम लेकर आए थे एनबीएफसीज के लिए, एचएफसीज और एमएफआईज के लिए। वहीं पर अब आंशिक ऋण गारंटी योजना, ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की एनबीएफसीज का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार गारंटर होगी, जो 20% का नुकसान इसके द्वारा सहन किया जाएगा, वहन किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें AA पेपर और इससे भी नीचे वाले जो है उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं ताकि ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ सके, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और कुल मिलाकर इससे भी नई लैंडिंग जो है, यानी कि कर्जा दिया जा सके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। I move over to talking about the DISCOMs. DISCOMs today are facing unprecedented cash flow problems. They desperately need help. Otherwise, they are unable to pay the power generating companies. You know, all the states, DISCOMs are in serious crisis. So in order to help them, there is a emergency liquidity injection which is happening to the extent of 90,000 crores. Now the Power Finance Corporation, REC, the Rural Electrification Corporations, both of them put together will infuse liquidity of 90,000 crores to all the DISCOMs against all the receivables that they have. They're sitting there without getting paid. In turn, they are not able to pay the GENCOs. In turn, the GENCOs are wondering where they will have more money to pay for producing electricity. And at a time when we are talking about Atmanirbhar Bharat, at a time when we are also rightly claiming the credit for having made India a surplus power generating country, we've reached a stage where DISCOMs don't have money because they're sitting with receivables. So we are now making a provision, a one-time provision for PFCs and RECs to infuse that money into the DISCOMs against their receivables, and who in turn, this will be done with the state issuing guarantees. The guarantee, the amount which is being infused on guarantees being given by states.
Now, obviously, having received that infusion of money, the DISCOMs will pay the GENCOs. GENCOs in turn will clear their dues and keep the cycle moving. Now, what does this do to the customer? The customer, we want the benefit to be passed on to the customer. We are in fact telling the central public sector generation companies that they shall give rebate to those DISCOMs which shall pass these benefits to the final customer. So we are making it clear to the central public sector generation companies that on receiving the money from the DISCOMs, they should be able to pass it on again back to the consumers. So this is a one-time infusion of liquidity for cash desperate DISCOMs. बिजली वितरण कंपनियों की आय में जो भारी कमी आई है और लेनदारी जो इनकी कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। Thank you. I move to the next, which deals with contractors. All Government of India agencies, such as the railways, road transport, highways, CPW, etc., will now give 6 months extension without any cost to the contractors, so that extension should cover construction work or goods and services contracts that they have with central government agencies. They can take additional 6 months to comply with the contract conditions. I didn't get it. Up to 6 months. So the extension is up to 6 months, is what I'm being told. Okay. Covers construction. This shall cover construction work or cover even goods and services contracts. It will also cover completion of works and intermediate milestones that they may have. This will also cover and extend concessional period which is given in PPP contracts. So even the concessional periods will get extended up to 6 months. And in order to facilitate greater liquidity which they can obtain, government agencies will partially release bank guarantees to the extent of the partially completed contracts. So if a particular contract is completed to some extent and not fully, to that some extent the partial bank guarantee will also be released so that the cash flow will improve. जहां एक और पहले 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी, उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती है, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है। केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल
उसको रिलीज किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है, 70% किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज़्यादा आए ताकि वो कामकाज में उसको कहीं दिक्कत ना आए। I've come to the last two of today's announcements. One relate to the real estate, which is what I'm doing now. The next has direct taxation related reliefs, which has three different aspects. So the last two, one is on the real estate and the next is on the taxation. In the real estate matter, the Urban Development Ministry shall issue advisory to the states and the union territories so that the regulatory authorities are given clear picture that they can treat the COVID-19 period as an event where you can invoke the force measure. In other words, they can treat it as an act of God, and to that extent be flexible about the execution of the contract signed. This will also mean that with the necessary changes, they will have to issue fresh project registration certificates. They can extend the registration and the completion dates. Suo motu, they can do it by 6 months for all registered projects, expiring on or before 25th March 2020. So using the force majeure clause, they can suo motu extend the registration and completion date by 6 months if the project was registered on or after 25th March 2020. So there need not be individual applications separately for it. They can suo motu do it. They can also issue fresh project registration certificates automatically with revised timelines. So this way, people who had entered into a contract and got fixed because of the coronavirus will not suffer. These measures, we think, will de-stress developers, and real estate industry, which is already in difficulty, will benefit with the new timelines. कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा, और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज़ को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो एक प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सुओ मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यही अनुरोध किया गया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाएं। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई है इसमें विस्तार में कही गई। I move over to talking about the tax-related proposals, which is my last. You're fairly familiar with the TDS and the TCS tax deductions which happen. We have now, from, let us say, tomorrow till 31st March 2021, reduced the TDS rates and the TCS rates
by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. This shall apply to all payments, if they are payments for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage. All of these will be eligible for this 25% rate reduction. Through this, and as I said, this will be coming into force from tomorrow and last till March 31st, 2021. And this reduction we think will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS. This reduction alone is going to give 50,000 crores back to the people, in the sense it will be in their hands rather than coming in as payment of taxation. जो TDS रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और TCS रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यानी कि अगर मेरा 100 रुपया बनता था तो मैं 100 रुपये की बजाय अब 75 रुपये दूंगा, और उसमें 25% की कटौती की गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत कार वेतनभोगी इन सब के लिए, नॉन सैलरीड पेमेंट टू रेजिडेंट्स, इनके लिए की गई है। The next is a set of dates which are getting extended for direct tax, some of the measures that we are taking. All pending refunds to charitable trusts and non-corporate businesses and professions, including that of proprietorship, partnership, LLP and cooperatives, shall be issued immediately. I did mention at the beginning that we have already refunded quite a lot of refunds which were either 5 lakhs or lesser to individuals who waited for their refund for a long time, and through that nearly 14 lakh people had benefited. Now we are saying that the pending refunds of all charitable trusts, non-corporate businesses, professions, proprietorships, partnerships, LLPs and cooperatives, many of whom can be very small. Many of these are in cooperative sectors, many are MSMEs, many are small partnerships. All their refunds will be given immediately, which will mean that they will get their due money, that's their money, they will get it back in their hands without any delay. Then the due date of all income tax returns for the year 2019-2020 are now being extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020, and tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. So that is a measure which will help people not to worry about how they are going to do their compliance, will they be able to file their returns or not. So that is a step which we take. And the last one, which also is a taxation related measure, is the date of assessments getting barred, because assessment time gets barred with a certain date. We are conscious of it, we have taken cognizance of it, so we are saying date of assessments getting barred as on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 2020. So 3 months extension is being given so that date of assessment doesn't get barred as of September 2020, it can wait till December 2020. And also, those getting barred on 31st March 2021, we are saying this in advance, those getting barred as of 31st March 2021 are being extended to 30th September 2021. They are clear now, again 6 months extension
for those March. We are telling that in advance. 31st March 2021, which we are getting debarred, will now be moving over to 30th September 2021. And the last point that I would want to share with you all for this evening is, you know, we've launched this Vivad Se Vishwas scheme for making payment, and there was a component that you had to pay 10% extra if it is beyond a certain date. Now, without any additional amount which is to be paid, in total, the whole Vivad Se Vishwas scheme is getting extended up to 31st December 2020. And for this extension, no extra payment is being asked. So the entire Vivad Se Vishwas moves over to 31st December 2020. 5 लाख तक के रिफंड 14 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वापस कर दिए गए थे। उसके अलावा जो उससे ऊपर वाले उसकी भी प्रक्रिया शुरू, और बहुत सारे लोगों को वो भी वापस कर दिए गए हैं जो रिकॉर्ड समय के अंदर किए गए। अब इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड्स हैं, चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों, ट्रस्ट के हों, या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस या प्रोफेशंस के हों, यानी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कोऑपरेटिव्स, इनको भी जल्द ही इनके रिफंड्स इशू कर दिए जाएंगे ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा, और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जहां तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है, ये भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, और जो वर्जित हो रही थी 31 मार्च 2021 को, इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। मैं एक बार फिर कह देता हूं, जो डेट ऑफ असेसमेंट्स जो बार हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, और जो बार हो रही थी 31 मार्च 2021 को, उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी, जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना, एडिशनल अमाउंट दिए बिना, इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि आप 2020 31 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर का, MOS फाइनेंस का, फॉर a detailed briefing to all of us on these particular subjects. Madam, with your permission, 2 questions we are going to take online and 4 questions we can take from the hall here. So first I take the question online. How does the government plan to finance rupees 20 lakh crore stimulus? Maybe this is a question I should answer after I finish all my announcements on the various tranches. But government has also given a slightly altered schedule, the borrowing schedule. So that is one of the ways, that is, I repeat, that is one of the ways in which we are also expecting to finance. But the other details about how exactly are we going to get financing this will be probably more appropriately answered after we finish announcing all the tranches. Okay. Number 14. मेरा सवाल ये है कि बोरिंग्स को लेकर के पहला सवाल था, इस पर थोड़ा सा अगर आप और बताना चाहें कि इतने बड़े पैकेज के लिए सरकार फिलहाल बोरिंग को लेकर के क्या योजना है, आने वाले वक्त में किस तरीके का और प्रावधान करने की योजना है, और दूसरा ये कि जो बैंक गारंटी, जो लगातार बैंक पिछले 2-3 महीने में ये इस बात को लेकर के चिंतित थे कि कुछ सेक्टर्स पर लोन देने के लिए वो ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे थे, और बैंक गारंटी, सरकार से गारंटी को लेकर के वो लगातार अपील कर रहे थे। ऐसे में आपको लगता है कि इस बड़े पैकेज के बाद में बैंक की तरफ से लोन देने की शुरुआत हो पाएगी और लिक्विडिटी फ्लो की जो कोशिश है उसको कामयाबी मिलेगी?
मैं आपके सेकंड क्वेश्चन को जवाब दे देती हूँ, बट फर्स्ट क्वेश्चन अब शायद दोबारा बोलना पड़ेगा, मैं ध्यान से शायद सुने नहीं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं जवाब ये दे रही हूँ कि ये गारंटी का विषय जो आपने उठा रहे हैं कि बैंक से भी मांग था, उसके लिए तो आज गारंटी का विषय भी हमने घोषणा कर चुके हैं। सो उसके कारण हम ये मानते हैं कि बैंक्स में थोड़ा और तैयारी होगी। मगर वैसे भी पिछले एक सप्ताह से बैंक सेक्रेटरी इधर देवाशीष पांडा जी हैं, लगातार कितने बैंक से क्रेडिट जा रही है, किन को जा रही है, एमएसएमई की जा रही है, रिटेल सेक्टर को जा रहे हैं, ये विषय हम फिनेंस मिनिस्ट्री के हैंडल से और पीआईबी के द्वारा भी जानकारी देते आ रहे हैं। इसमें हम स्पष्टता से ये समझें कि बैंक्स लोन देने से संकोच नहीं कर रहे हैं। सैंक्शन किए हुए लोन्स हैं जिसमें बैंक का ये कहना है कि सैंक्शन करने के बाद भी कस्टमर आकर के लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम आकर लेंगे, प्लीज तब तक आप पैसा रिलीज ना करें। ऐसे रिक्वेस्ट कस्टमर रख रहे हैं बैंक के सामने। मैं ये नहीं कह रही सभी कस्टमर्स ऐसे बोल रहे हैं, मगर ज्यादातर कस्टमर्स ये बोलने की वजह से सैंक्शनड लोन का विवरण हम दे रहे हैं हर 2 दिन के एक बार, फिर भी वो अमाउंट रिलीज क्यों नहीं होता। और ये भी प्रश्न उठते हैं कि क्यों बैंक्स रिवर्स रिपो में रिजर्व बैंक में लगातार पैसा डाल करके आ रहे। कारण यही है कि सैंक्शन करने के बाद भी क्लाइंट्स उनके अपने चॉइस पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन निकालने के बाद, हटने के बाद हम पैसा रिलीज करवाएंगे आपसे। सो ये भी है विषय, हम इसका पूरे हर पहलू अंडरस्टैंड करने का आवश्यकता है। Your first question? It was on borrowing. That's all right. You first. That's covered. Number 12. I'm Sapna here. Very good afternoon. Ma'am, 2 questions. A lot of queries are coming from various quarters that after the announcement of the additional borrowing by the government last Friday of 4.2 lakh crore approx, how much is of that's going to be taken care in terms of meeting the revenue gap, ma'am? And the stimulus which you've just mentioned. And ma'am, in today's announcements, would you be able to give us any indication as to what would be the cash outgo by the government? I think your first question is largely addressed already about where are we going to get the money from, and is the debt market going to be able to receive the announcement that's been made by the government last Friday. Yes, you're seeing how the market is responding, and that's no secret. It's not something anyone can hide. It's public domain information. I have broadly indicated the amounts, but in any case, end of the year, all the announcements, 4 or 5 announcements, you'll get to know. And in any case, the Honorable Prime. तो रेरा की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। कोरोना काल में रेरा बिल्डर को छूट मिलेगा। ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के अनाउंसमेंट में कही है। जो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात की जा रही थी, वो रोज़ाना उसमें किन सेक्टर्स को क्या मिलेगा उसकी ब्रीफिंग होगी। आज एमएसएमई को लेकर जो 6 कदम उठाए गए उसका जिक्र किया, साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स और टैक्सेशन को लेकर किस तरह से रिलीफ दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने वाले बिल्डर्स को किस तरह के रिलीफ दी गई, तमाम चीज़ों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज किया। लेकिन ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, आर्थिक पैकेज बताया जा रहा है, इसमें किस सेक्टर को क्या मिलेगा, ये धीरे धीरे करके डेली इसकी ब्रीफिंग होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण जो है वो बताएंगी। और आज तमाम जो बड़ी बातें थी उसमें ज़्यादातर एमएसएमई को लेकर बातें कही गई। हालांकि टैक्सेशन को लेकर भी चीज़ें कही गई और बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई। समय सीमा बहुत सारी बढ़ाई गई हैं।